नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग लंग कैंसर पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और सभी के पास ऐसे पेशेंट आते हैं चैलेंजिंग केसेस कि हमें किस तरह से देखना है, समझना है। और मतलब कैंसर के जब पेशेंट आते हैं तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उसको आयुर्वेद में किस तरह से मैनेज करना है, क्या करना है, कैसे समझना है, बेसिक चीजें भी मालूम होना बहुत जरूरी होता है। और क्या है कि लंग कैंसर का परमानेंट इलाज तो एलोपैथी साइंस में भी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद से बहुत काफी हद तक हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग भी अपना अपना अगर कोई अनुभव है तो वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखा के फिर ये बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मैं कुछ लोगों को को होस्ट भी बना देता हूँ ताकि अगर कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा 2 मिनट रुकिए, मुझे को होस्ट बनाने दीजिए। अभी हम लंग कैंसर पे ही बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल कैंसर बढ़ रहा है, बहुत सारे कारणों से बढ़ रहा है। तो हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, हमें किस तरह से देखना है, समझना है, यह बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे चर्चा कम होती है। जो लोग कैंसर पे इलाज करते हैं वो लोग ही बस जानते हैं, लेकिन सर्व सामान्य बीएमएस लोगों को भी मालूम होना चाहिए कैंसर के बारे में। तो लंग कैंसर जो होता है यह लंग्स में स्टार्ट हो जाता है। और इसमें ऐसा रहता है कि पुरुषों को भी होता है, स्त्रियों को भी होता है लंग कैंसर। तो इसमें लंग कैंसर जो होता है वो ऐसा होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, NSCLC। ये कॉमन टाइप का लंग कैंसर होता है और ये 20% लंग कैंसर केसेस में रहता है, जिसमें नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर ऐसे बोला जाता है। लेकिन अगर इसमें स्मॉल सेल भी रहे और लार्ज सेल्स भी रहे, मतलब छोटे छोटे सेल भी रहे और बड़े बड़े सेल्स भी रहे, तो उस तरह का मिक्स टाइप का कैंसर होता है। लंग कैंसर जो होता है वो बड़े लोगों में होता है, जैसे 45 एज के बाद में ये ज्यादातर पाया जाता है। सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं, बीड़ी हुक्का सिगरेट, उन लोगों को ये ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो पैसिव स्मोकर्स हैं, मतलब जिनको धुआं कंटिन्यू वो खुद नहीं ले रहे हैं लेकिन उनके बॉडी में जा रहा है, उनको भी होने का है। जहां पर भी केमिकल फैक्ट्री है, चिमनी का जो धुआं आ रहा है, उनको भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि फैमिली हिस्ट्री भी लंग कैंसर का हो सकता है। हाई लेवल का एयर पोल्यूशन अगर रहे कोई जगह, वहां पर भी लंग कैंसर हो सकता है। अगर पीने के पानी में एर्सेनिक नाम का द्रव्य है, एक जहर होता है एर्सेनिक, अगर वो रहे तो भी लंग कैंसर हो सकता है। या लंग्स को रेडिएशन थेरेपी दिया गया कोई भी कारण से, जैसे कि अगर बिनाइन ट्यूमर है उसके लिए दिया गया, तो उसके एक्सपोजर से भी लंग कैंसर हो सकता है। या शरीर को रेडॉन गैस मिला उसके वजह से भी हो सकता है। या फिर जो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं, जैसे कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में रह रहे हैं और वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गया,
या फिर मतलब कैसे भी यूरेनियम अगर गया, बेरिलियम या निकल क्रोमेट्स, कोल प्रोडक्ट्स, जहाँ कोयले के चीजें धुआं उड़ता है, वहां पे अगर कोई इंसान बार बार धुआं ले रहा है, या मस्टर्ड गैस, सरसों का गैस, मस्टर्ड गैस, या क्लोरोमिथाइल इथर्स, गैसोलीन, डीजल एग्जॉस्ट अगर कंटिन्यू ले रहे, उसको भी होने के, या विनाइल क्लोराइड, बेलिरियम, यूरेनियम, या एस्बेस्टोसस, ऐसे है। एस्बेस्टस का जो पतरा रहता है, उसका काम हो रहा है, फैक्ट्री है, तो अगर वो मुंह ढक के नहीं काम कर रहे और वहां पे अगर काम कर रहे हैं और वो लंग्स में जा रहे हैं, तो उससे भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो अर्ली लंग कैंसर में नॉट कॉज एनी सिम्टम्स, शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं दिखता है, और उनको चेस्ट पेन होगा, कफ होगा, खांसी वगैरह होगा, छाती में दर्द होगा, ऐसा होता है। और खांसने पे खून आता है, कफिंग अप ब्लड, फिर थकावट होगा, वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, मतलब भूख की कमी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, वीजिंग होगा, मतलब सांस लेने में, जब भी वो सांस लेते हैं तो कुछ अलग घुर घुर आवाज आएगी। लेकिन यही चीजें बढ़ गई और उसने जांच नहीं कराया, और वो कंटिन्यू वही एक्सपोजर हो ही रहे शरीर में, तो उसको बोन पेन, टेंडरनेस होगा, आईलिड ड्रूपिंग होगा, मतलब आंखें जो है, आंखों की पलकें एकदम आगे की तरफ ऐसे झुकी रहेंगी, उसको सीधा करने में उसको तकलीफ होगा, फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है, हॉर्सनेस और चेंजिंग वॉइस हो सकता है, जॉइंट पेन, नाखूनों में प्रॉब्लम हो सकता है, शोल्डर पेन, डिफिकल्टी इन swallowing, स्वेलिंग ऑफ द फेस और आर्म्स, वीकनेस। तो इसके लिए चेस्ट का एक्सरे कराना जरूरी है, सीटी चेस्ट कराना बहुत जरूरी है। सीटी चेस्ट कराने से हमें ज्यादा अच्छे से सीटी स्कैन से पता चलता है। अब एलोपैथी में तो अगर कोई ट्यूमर है, स्मॉल सेल ट्यूमर हो या लार्ज सेल ट्यूमर हो या मिक्स टाइप का हो, तो उसमें केवल और केवल रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी या सर्जरी, यही चीजें रहती हैं। उसके अलावा उनके पास वैसी चीजें नहीं है। आयुर्वेद हमारा प्राचीन भारतीय शास्त्र है। आयुर्वेद में तो बहुत कुछ डीप में हर चीजें बताई गई हैं। तो आयुर्वेद में हम लोग प्राणव स्रोतस की दृष्टि देखते हैं, जो कफ के स्थान, उर स्थान जो है वह कफ का स्थान है, वहां पे प्राणव स्रोतस की दृष्टि हुई है, और इसमें वात पित्त कफ तीनों दोषों की दृष्टि देखी जाती है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, तो हमें एक तरह से ट्यूमर है, मतलब अर्बुद है, अर्बुद की चिकित्सा करेंगे, कास की और श्वास की करेंगे, क्योंकि वो व्याधि प्रत्यात्म लक्षण दिखता है कि खांसी आ रही है और सांस फूल रहा है। और वातानुलोमन कफहर औषधियां भी देना जरूरी होता है। तो इसमें हम अगर कषाय कल्पना देखेंगे, तो अगर हम श्वास का, वातानुलोमन और अर्बुद का ये सब देख रहे हैं, और अर्बुद है तो वात कफत संप्राप्ति है, तो हम लोग दशमूल कटुर कार्याद्यम कषायम है, भद्रादि कषायम, नयोपमम कषायम, बलाजीरक आदि कषायम देते हैं। चूर्ण में हम लोग सीतोपलादि चूर्ण देते हैं, त्रिकटु चूर्ण देते हैं, लाक्षादि चूर्ण देते हैं, और गुट्टिका में कस्तूरी आदि गुट्टिका, पूर्ण चंद्रोदय, गुरुचनादि गुट्टिका, धनवंतर गुट्टिका देते हैं। और हम इसमें वमन कराते हैं, पेशेंट का बल अगर अच्छा है तो स्नेहन स्वेदन पूर्वक वमन कराने से बहुत अच्छा, फिर मात्रा बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ग्रंथि के लिए तो अलग अलग दवाइयां हैं, जैसे कि हम लोग ग्रंथि पाचक वटी है, रौद्र रस है, और रक्त के फेन से फुफ्फुस बनाए, तो हम इसमें रक्त पाचक जरूर देते हैं, और मांस पाचक, मेदो पाचक, और यहाँ पे हम लोग पत्र पुटली स्वेद स्वेद कराते हैं, फिर रक्त मोक्षण कराते हैं। फिर इसमें हम लोग ये सब शोधन वगैरह हो गया, तो हम लोग रसायन लेते हैं। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हमारे जो बाकी सेल्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाएं कि वो ट्यूमर को बढ़ने ना दें, उनकी प्रतिकार शक्ति इतनी बड़ी हो जाए। तो इसलिए कुष्मांड रसायन, दशमूल रसायन, च्यवन प्राशावलेय, अजामास रसायन, पिप्पली रसायन, वशिष्ठ रसायन देते हैं। इसी तरह से रसौषधियों में हम लोग प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, फिर तालक भस्म, हरताल का भस्म देने से भी बहुत अच्छा अर्बुद में फायदा होता है। फिर श्वास कस्तूरी रस करके एक दवाई आता है, वो भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर खांसी कंटिन्यू आ रही है तो कर्पूर आदि चूर्ण है। फिर उसके बाद में यहाँ पे तांबुल हम है, वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसमें हम लोग ना, अगर कोई पेशेंट केमोथेरेपी कर रहा है और लंग कैंसर का हमारे पास आया है, तो मतलब केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट को बचाने के लिए हम लोग कुष्मांड रसायन, प्रवाल भस्म, कषाय कुलांतक रस, फिर राज मृगांक रस, ये सब देते हैं। और पित्त शामक द्रव्य जैसे प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, गुलकंद, आंवले का मुरब्बा,
क्योंकि इतना ज्यादा केमिकल डाला जाता है वो, तो उससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, उसको बचाने के लिए हम लोग देते हैं। उसी तरह से ब्रह्म रसायन देते हैं, पूरा दिनचर्या का पालन करने के लिए देते हैं। फिर गोक्षुर आदि गुग्गुल देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है, क्लेद वगैरह निकल जाता है। अगर श्वास का अटैक आ रहा है तो वासारिष्ट, दशमूलारिष्ट, कस्तूरी भैरव रस, कस्तूरी गुलिका, ये मुहुर्मुहु हम लोग देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसी तरह से भद्र आदि कषायम देते हैं, उससे फायदा होता है। इसी तरह से चेस्ट में लगाने के लिए कर्पूर आदि तेल, वो लगाने से फायदा होता है। और इसमें हम लोग तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, वासा का प्रयोग कर सकते हैं, कंटकारी, पिप्पली, यष्टि मधु, हरिद्रा, द्रोण पुष्पी, भूम्यामलकी, हरिद्रा, फिर अजगंधा, अजश्रृंगी, फिर हरिद्रा, फिर रासना, अर्क, ये सब का प्रयोग करते हैं तो हमारे पेशेंट काफी हद तक ठीक होते हैं। नॉर्मल लंग कैंसर के पेशेंट हो और हमारे पास ट्रीटमेंट साथ में ले रहे हो, तो हम काफी हद तक उनका लाइफ तो बढ़ा ही सकते हैं, या फिर जो ग्रोथ हो रही है उसको रोक सकते हैं। मतलब हम वो पूरा लास्ट स्टेज में ना जाए, उसमें हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो रौद्र रस है, कांचनार गुग्गुल है, फिर लेखन करने वाले द्रव्य जैसे हीरक भस्म है, ताम्र भस्म है, नाग भस्म है, यह जरूर देना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोगों का इस बारे में कुछ मत है तो कह सकते हैं। डॉक्टर पल्लवी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी लंग कैंसर के हेलो। पेशेंट में? जी बोलिए। हाँ सर, मैंने लंग कैंसर के पेशेंट नहीं देखे हैं। लेकिन एक बात तो पढ़ाई करते समय एक बात ध्यान में आ गई थी। उन्होंने बोला है कौन कौन सा भी कैंसर हो तो अगर अगर जैसे लंग कैंसर है वो रक्त धातु का कैंसर है। रक्त धातु के रक्त के फेन भाग से तैयार होने वाला लंग ऑर्गन है। तो रक्त धातु विशेष माना जाता है इसमें। तो जब ट्रीटमेंट करते हैं तो रक्त के आगे का धातु और पीछे का धातु उनके दोनों को भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब रक्त का भी होना चाहिए और मांस का भी होना चाहिए, क्योंकि वो स्प्रेड होने वाला भी रहता है और आगे जाके फिर से आना नहीं चाहिए। तो तीनों धातु का विचार करके हमको यहाँ पे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जी, इसमें वो हाँ हम सर। इरमुंगली घृत करके, हमारे सर का एक फॉर्मूला है व्याघ्र एरंड का घृत, वो काफी हद तक मेटास्टेसिस को रोक देता है। इसी तरह से भल्लातक का जो बीज होता है, उसको गोडाम्बी बोलते हैं, वह भी देने से, वो वृक्ष होता है, उससे भी बहुत काफी हद तक फायदा होता है, उसका चूर्ण दिया तो घी के साथ। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। अभय सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं लंग कैंसर पे? लास्ट स्टेज में तो कोई नहीं बचा सकता, वो तो बहुत ही डेंजरस होता है, स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ सूरज जी बोलिए। हेलो सर, मतलब रक्त पित्त में मतलब मैंने पढ़ा था कि रक्त पित्त का उपद्रव रूप स्वरूप है ना, मतलब श्वास व्याधि हो जाते हैं। तो सर हम्म। इसमें रक्त की मतलब लंग कैंसर का सोचे तो रक्त की दुष्टि मतलब ज्यादा होती है, क्योंकि अ, रक्त के फेन से फुफ्फुस की निर्मित होती है। इसलिए हमें मतलब रक्त पित्त अधिकार वाले कल्पों का जिसके मतलब फलश्रुति में श्वास हो, उनका भी मतलब उपयोग करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है मतलब। हम्म। और वातरक्त का उपद्रव अगर आप देखेंगे तो उसमें अर्बुद बताया है, तो कहीं कहीं पर वातरक्त की चिकित्सा किया तो अपने वो उपद्रव ठीक हो जाता है। हाँ सर, ये वात रक्त का भी मतलब मैंने देखा है, आपने सही बोला अभी। जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर मनीषा मैम, ऐसे पेशेंट देखे हैं आपने आस पड़ोस में किसी का? आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? डॉक्टर आदित्य सर, कृपया बोलिए सर। सर इसमें हम, हाँ, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ है तो बहुत अच्छा है, धुएं से होता है डेफिनेटली। और इसमें पहले न्यूमेक्टोमी मतलब लंग लोब हटाते हैं और रेडिएशन देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। इसका इम्यूनोथेरेपी भी आ गया, एटिलोजोलिमाब, मतलब वे PD-L1 ब्लॉकर्स करते हैं, नए ड्रग्स आए। लेकिन तो भी ओवरऑल प्रोग्नोसिस जो है वो, ओवरऑल सर्वाइवल में कितना अंतर आया है ये अभी भी डिबेटेबल है प्लीज। सर फिर वो युवराज सिंह क्रिकेटर, उनको भी तो हो गया था, तो अभी तो वो है। न्यूमेक्टोमी किया था तो बोला लोग हटा। अच्छा। स्टेज पे डिपेंड करता है एक्चुअली में, कौन सी स्टेज पे। जो कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव हो तो पहले से सिम्टम्स भी पता चल सकते हैं, व्यक्ति स्पोर्ट्स में एक्टिव है, इस तरीके से।
जी शरीर एक्टिव है। जी ठीक है सर, थैंक यू। हाँ महेंद्र सर, आप बताइए सर। इसमें छिन्न श्वास में या उस श्वास रोग में काउंटिंग कर सकते हैं इसकी सर, उसके हिसाब से? हाँ वो तो हम करते ही हैं। क्योंकि उसके हिसाब से इसका जो लक्षण है वो सारे उसी में मिल जाते हैं छिन्न श्वास में। जी तो अर्ली स्टेज में तो श्वास का ट्रीटमेंट कर दें, और उसके बाद में फिर तो वो मैं असाध्य बताया है छिन्न श्वास का तो पेशेंट। जी छिन्न श्वास का नहीं बताया सर, महाश्वास और गंभीर महाश्वास बताया ना सर। छिन्न ऊर्ध्व श्वास। श्वास, ऊर्ध्व श्वास और महाश्वास, ये असाध्य बताया। छिन्न श्वास तो हो जाता है, छोटा रहता है ना। छिन्न एक बार श्वास में कंफर्म करिए सर। होती है सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है इस टॉपिक पर? किसी को अनुभव है या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर आशा गुप्ता मैम, आरती मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप? माधुरी मैम, चित्रा मैम। अभी आप लोग ना करिएगा पेशेंट को जो केमोथेरेपी कर रहे हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमारा आयुर्वेद का, उनमें क्या रिजल्ट आया, प्रोग्नोसिस कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव है, जो भी है आप जरूर हमें बताइएगा। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, अब हम 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं 9 बजे।